अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुनीज़ मोइन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान FTA-2 के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात 4 अप्रैल को होंगे। मुसव्वदे को हतमी शक्ल देकर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान आज़ाद तजारत के दूसरे मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को 35 अरब रुपए मालियत का तजारती फ़ायदा पहुँचने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज सिस्टम राइज होने से दरामदी सतह पर अंडर इनवॉइसिंग रुक जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को रेवेन्यू की मद में पहुंचने वाले सालाना तकरीबन 40 अरब रुपए के नुकसानात का अजाला हो सकेगा। अलबत्ता 75% या 50,400 अशिया को ड्यूटी फ्री करने से FBR को सालाना रेवेन्यू में 9 अरब रुपए खसारा भी होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान FTA-2 के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे? आप क्या समझते हैं? मुलाकात आज शुरू हो गई है और कल भी जारी रहेगी। तो ये 2 दिन है हमारे पास, जिसमें ये जो राउंड 2 है या फेज 2 है, इसके ऊपर डिसीजन होगा। अब ये 2 बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और दूसरा है FBR। FBR की ख्वाहिश है कि हम जो इस तरह 6000 टैरिफ लाइंस हैं हम ना चाइना को दें, यानी जीरो ड्यूटी के साथ। ये FBR की ख्वाहिश है, जबकि क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे लोकल इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके और उनकी मुशावरत के साथ हम चलेंगे और ये फिर लाइंस हैं उनको ऑफर करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ कहना कबल इस वक्त है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और FBR का आपस में जो व्यू है वो स्टेक होल्डर्स मीटिंग में किस तरह, वो कितना आप कह लें कितना पुश करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। इंडस्ट्री में भी ओपिनियन डिवाइडेड है। जैसे पाकिस्तान केमिकल्स की जो एसोसिएशन है, ट्रेड बॉडी है, उन्होंने कहा है कि नहीं ये बहुत हार्मफुल होगा। और बहुत सारी एसोसिएशन है जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ जिसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फेज 2 में, उनका ये ख्याल है कि दैट्स ऑल राइट। जो हमें जो ड्यूटी जीरो करनी है या 25% करनी है, उस एतबार से जो यानी मुख्तलिफ फेजेस हैं उसके लिए उन्होंने एग्री किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ। तो अभी मेरा ख्याल है कि कबल इस वक्त होगा कुछ कहना कि मुज़ाकरात की कामयाबी की क्या सूरत हाल है। चीन या पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहिदे पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ सकते हैं, क्या कहेंगे? ये तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में पहले ही कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात एक तो लोकल इंडस्ट्री को है। उनका ये ख्याल है कि अगर हम चाइना से इंपोर्ट करेंगे जीरो ड्यूटी पे चीज़ें, तो पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मशीनरी है, मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है या केमिकल्स हैं या इवन इक्विपमेंट है, खासतौर पे जो स्टील पैक के हवाले से, तो बहुत लार्ज स्केल इंपोर्ट हो रही है। उनका ख्याल है कि जो लोकल इंडस्ट्री है वो उससे बुरी तरह अफेक्ट होगी। जबकि इसका जो काउंटर यानी बेनिफिट है वो ये है कि हमें एक्सपोर्ट में भी यानी फायदा होगा, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लेवल्स हैं, तो जो ट्रेड इम्बैलेंस है या डेफिसिट है वो तो रहेगा, लेकिन उसके रहने की बड़ी वजह चाइना का स्केल है। तो चाहे हम जो भी टर्म्स रखें FTA की, उसमें पाकिस्तान और चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको रिड्यूस करना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यकीनन लोकल इंडस्ट्री के भी रहेंगे और इधर FBR ने भी अपने जाहिर करना शुरू कर दिए। आज़ाद तजारत के दूसरे मुआहिदे से 35 अरब रुपए मालियत का तजारती फ़ायदा पहुंचेगा। अगर मुल्की मुआशत की बात की जाए तो ये उसके लिए मुआहिदा किस हद तक मुस्बत हो सकता है? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को हर एतबार से कोई भी आप कह लें कि जो एक इंसेंटिव मिल सकता है वो चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर ये जो FTA राउंड 2 है, अगर वो 35 अरब हमें दे सकता है एडिशनल, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सपोर्ट यानी होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज सिस्टम राइज ना होने से पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए का नुकसान होता है। ऐसे में FTA-2 के मुआहिदे से क्या इस नुकसान का भी अजाला हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि FTA जो राउंड 2 है, इसका जो सबसे बड़ा पे ऑफ है वो इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा एक्सचेंज है वो है। क्योंकि पिछले FTA को जो लोकल हमारे इम्पोर्टर्स थे
انہوں نے اس سے کافی زیادہ یعنی فائدہ اٹھایا اور پاکستان کا جو ریونیو ہے اس کو افیکٹ ہوا. تو اس میں ایک بڑی چیزیں تھی انڈر انوائسنگ، بعض جگہ پہ اوور انوائسنگ، پھر مس ڈیکلریشن ہے، ایچ ایس کوڈ انہوں نے وہ غلط ڈال دیے. اس کے نتیجے میں یا جو بھی لوکل کسٹمز کے ساتھ، تو اب یہ ہے کہ جس مالیت کی ایکسپورٹ وہاں سے ہوگی وہ مالیت وہ شیئر کریں گے ہمارے کسٹمز کے صحیح. ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ وہی یہاں پہ اب ڈکلیئر بھی ہوگی. تو اس اعتبار سے تو یہ بہت بڑا اچھا قدم ہے. لیکن جس طرح کہتے ہیں کہ ہر ایک اچھے قدم کے ساتھ پھر اس کی جو بائی پاس ہے اس کو کیسے کرنا ہے یا ہاؤ ٹو کم اراؤنڈ دیٹ، تو بہت سارے برینز اس کے اوپر بھی لگ چکے ہوں گے. بٹ انٹل دیٹ ہیپنس یہ الیکٹرانک ڈیجیٹل ایکسچینج ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بہت اچھی خبر ہے. FTA2 کے معاہدے سے 75% درآمدی اشیاء کو ڈیوٹی فری کرنا ہوگا، اور اگر اتنی ہی بڑی تعداد میں اشیاء کو ڈیوٹی فری کیا جاتا ہے تو کیا اس سے مقامی صنعتوں کی بقا کو خطرہ نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی ہے. تو مقامی انڈسٹری محسوس کرتی ہے کہ اگر یہ ڈیوٹی فری امپورٹ ہوں گی چیزیں تو پاکستان کی معیشت بہت زیادہ افیکٹ ہوگی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب اس میں کئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہماری انڈسٹری ہے وہ امپروو کرے، یا جو لوکل کنزمپشن ہے اس کے لیے لوکل پلیئرز، یعنی چیزیں بجائے اس کے کہ آپ چائنا سے امپورٹ کریں آپ لوکل کیپیسٹی ڈیولپ کریں. کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لوکلی اگر کوئی چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی کاسٹ زیادہ ہے، اگر آپ اس کو انڈر انوائس کر کے چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سستی پڑتی ہے. لیکن اب یہ چونکہ ختم ہو جائے گا یہ والا جو ایک بینیفٹ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے یہ بھی اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی انہانس کرے گی. تو لہٰذا شارٹ ٹرم میں تو شاید امپیکٹ ہو نیگیٹیولی، لیکن لانگ ٹرم میں یہ پاکستانی انڈسٹری کے لیے اچھا ہوگا کہ لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہو، چونکہ اب اس کو یہ خطرہ ہے کہ اس نے چائنا کے ساتھ ریگولر ریٹ کے اوپر کمپیٹ کرنا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے خصوصی وقت کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی طلب 15,600 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے، جبکہ بجلی کی پیداوار 13,000 میگا واٹ تک ہے. مارچ میں ہی حکومتی دعووں کے فیوز اڑنے لگے ہیں. بجلی کا شارٹ فال 3,000 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھنے لگا ہے، جبکہ ملک میں بجلی کی پیداوار کے لیے درآمدی LNG پر انحصار بڑھ چکا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات. سر بتائیے گا، حکومت کی جانب سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر موسم کی تبدیلی سے شارٹ فال میں اضافہ ہو رہا ہے. کیا موسم میں مزید شدت آنے سے شارٹ فال میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا؟ ابھی جو شارٹ فال آیا ہے آپ کے پیداوار میں اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا شروع ہوا ہے، صحیح. اگر اس کو حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ تھا جو اس قوم کے ساتھ کھیلا گیا اور ابھی بھی کھیلا جا رہا ہے. ایک کاغذ پینسل لے کے اگر ہم بیٹھ جائیں، ابھی ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں 1 وولٹ اور 1 واٹ کی بھی کمی نہیں ہے. آپ کا جو پیداواری جو سسٹم ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے. آپ کی نہ ہی ایک بہانہ بنایا گیا کہ ٹرانسمیشن لائنز اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. ایسی بھی بات نہیں ہے، ٹرانسمیشن لائنز بھی اٹھاتی ہیں. پرابلم صرف ایک آ رہا ہے اور وہ ہے ڈرٹی اینڈ بیڈ مینجمنٹ. جب تک اس کا کلاکبہ نہیں کیا جائے گا کسی صورت پاکستان ان اندھیروں سے نہیں نکل سکتا. یہ جتنے اندھیرے ہیں یہ ہم نے اپنا مقدر خود کیے ہیں. ان نااہل لوگوں کو اور ایسے انکمپیٹنٹ لوگوں کو ان پوسٹوں پہ بٹھا کے جو اس کے اہل نہیں تھے. اگر آپ ایک پاور پروڈیوسنگ یونٹ کو اس کے پیسے نہیں دیں گے تو وہ آپ کو پاور کہاں سے دے گا؟ تو ان کے اگر آپ بل ہم سے تو لے لیے جاتے ہیں کنزیومر سے. آپ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا بل نہ ہو. آج کل تو تمام پاور لائن جو یہ کمپنیز ہیں یہ 1 مہینے کا دوسرا انتظار نہیں کرتی. پہلے بل نہ دینے پہ آپ کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. پھر یہ چوری ہو کے کہاں جا رہی ہے؟ پھر یہ کیا کہتے ہیں لائن لاسز کہاں سے ہو رہے ہیں؟ جو اندھیرے آنے والے ہیں، جو آ رہی ہیں، اس میں یاد رکھیے کہ صرف اور صرف ہماری جو بیڈ مینجمنٹ، بیڈ گورننس،
یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو اس میں عمل کر رہی ہیں۔ मौजूदा सूरत हाल में बिजली की तलब 15,600 मेगावाट तक जा पहुंची है, जबकि बिजली की पैदावार 13,000 मेगावाट तक है। ऐसे में हुकूमत के लिए लोड शेडिंग को काबू करना क्या आसान हदफ होगा? जी बिल्कुल आसान हदफ है। अगर सिर्फ ये जो शॉर्टफॉल है 2 से 3,000 मेगावाट का, इसको अगर आप जितने भी आपके पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं इनको आप अगर अपनी फुल कैपेसिटी करें और ये अपनी तमाम दें तो आपको 1 वॉट की भी बिजली कम नहीं होगी पूरे मुल्क में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने उनके पैसे दबाए हुए हैं और आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि आपका क्या कहते हैं जो शॉर्टफॉल वो बहुत आसानी से पूरा हो सकता है अगर आप उनको राइट तरीके से लेके चले, राइटली मैनेज करें और उनको उनकी पेमेंट्स टाइम पे करें। हमसे जैसे कि मैंने अभी कहा कि तमाम कंज्यूमर से पैसे ले लिए जाते हैं बिमा टैक्सेस, बिमा फाइन्स, लेकिन पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को नहीं दिए जाते। वो यहाँ पे आपकी करप्शन के और आपके जो यहाँ पे दरमियान में जो आपकी सिस्टम है इसमें ये सारा घपला हो जाता। कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या अब बिजली की कीमत में इजाफे के इम्कानात भी हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह की नाअहलियत शो की जा रही है आपके गवर्नमेंट की तरफ से तमाम महकमों में, जो एक तरीकाकार नजर आ रहा है वो है अवाम को मुआशी तौर पे इतना तंग कर देना कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पाँव पे ना खड़ी हो सके, कारोबार ना हो सके, लोगों को पावर ना मिल सके, आपकी इंडस्ट्री ना चल सके, आपका ज़राई शोबा ना चल सके। ये जानबूझ के एक ऐसी चीज की जा रही है कि जिसके अंदर जो हम अवॉइड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम से जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन हम छुड़ा नहीं पा रहे। क्या कहते हैं, कीमत बढ़ाने का टोटल एक है कि आज सारे इंडस्ट्रियल या प्राइवेट अपना बिल उठा के देख ले कि उसकी बिजली की कीमत वो क्या दे रहा है और उससे एडिशनल टैक्सेस वो कितने हैं। तकरीबन 50% से ज्यादा बनता है। जरा गौर कर लीजिएगा, किसी से भी बिल को उठा के अगर देखेंगे तो अभी भी अगर वो बिजली की कीमत भी बढ़ाएंगे तो साथ में उसके ऊपर टैक्सेस भी बढ़ा देंगे और साथ में बिजली की जो खपत है, तरसील है, वो कम कर देंगे। होगा क्या कि ये जो पैसा दरमियान में बचा है ये अगेन चंद महाशेरों की जेब में चला जाएगा और यहाँ से फिर उनके तो शायद कोई पावर प्लांट दुबई में लग जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंधेरे वो मुकद्दर कर जाएंगे। सर बताइएगा, मुल्क में बिजली की पैदावार पूरी करने के लिए दरामदी LNG पर इन्हिसार बढ़ रहा है। क्या LNG पर बढ़ते हुए इन्हिसार की वजह बिजली की कीमत में कमी को बरकरार रखना है? जी, LNG को पाकिस्तान में लाना एक खास ग्रुप और एक खास आपकी कारोबारी जहनियत का ये प्लान था, जबकि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पावर प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी आज भी है। किसी एक अच्छे इंजीनियर से पूछ लीजिए इलेक्ट्रिकल से कि पाकिस्तान आज भी दुबई से, सऊदी अरेबिया से, हर कंट्री से 10 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। हमें ना LNG की जरूरत थी, ना हमें इस टाइप के किसी भी ड्राम, लेकिन जब हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, जब हमारे अपने जाती मफादात आ जाते हैं, तो कौमी मफादात को हम पसे पुश डाल देते हैं। तो फिर उन लोगों के ऊपर कि जो अपने 10 रुपए की खातिर मुल्क के 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर देते हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। काश के हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं और जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको सिर्फ ये हो कि इस वक्त जो मुल्की हालात तकाजा कर रहे हैं वो अपने वसाइल के ऊपर भरोसा करते हुए अपने कोल से, अपनी गैस से और अपने रिसोर्सेस से अगर जब बिजली बनाएंगे तो वो ही आपके लिए सस्ती और बेहतर ऑप्शन है। किसने कहा है हमसे कि हम अपने वाटर रिसोर्सेस को डेवलप ना करें फॉर पावर प्रोड्यूसिंग पर्पसेस? लेकिन इसके अंदर भी आज आप कालाबाग डैम का नाम ले लें, किसी और डैम को बनाने का नाम ले लें, तो वही लॉबियां खुल के सामने आ जाएंगी जो पाकिस्तान दुश्मन लॉबियां हैं,
جس کے پیچھے بھارت بھی ہے, جس کے پیچھے ہمارے تمام وہ دشمن ممالک جو اوپر سے ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام ان سیاسی جوکروں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آ کے ہمارے ان منصوبوں کی مخالفت کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے خصوصی وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.